लगा था कि फोटोसिंथेसिस तुम लोगों का हो गया तो अपन ने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, रेस्पिरेशन दोबारा से पढ़ लेंगे, ठीक है। आओ, तो हम देख रहे थे बेटा फोटोसिंथेसिस, एक अपना चैप्टर था, यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया था इसलिए बस 1 सेकंड रिवीजन मरवा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस जो अपनी प्रोसेस होती है तो मेनली क्या होता है, CO2 वाटर मिल के बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, CO2 फोटोसिंथेसिस, जो कि सेल के क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है, सेल के, कभी कभी ये लाइट के प्रेजेंस में होती है, कभी कभी लाइट के एब्सेंस में होती है। जो लाइट के प्रेजेंस में होती है लाइट रिएक्शन बोलते हैं, जो लाइट के एब्सेंस में होती है उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो बताओ, दोनों मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ, तुम बोलो हेनले लूप का कौन सा पार्ट जो है तो वाटर के लिए परमेबल, सॉल्ट के लिए इम्परमेबल होता है, असेंडिंग की डिसेंडिंग, आने वाला कि जाने वाला, ये वाला मतलब कौन सा, जो PCT से जुड़ा होता है कि DC, किसके लिए परमेबल होता है, क्यों, क्योंकि पानी निकलेगा तभी तो ज़्यादा, हाँ। अभी मैं अचानक ही पूछूंगा, किसी से पढ़ा चुका हूँ ना। चलिए, लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन में आपकी 2 चीज़ें होंगी, एक होगा साइक्लिक, एक होगा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक के लिए फोटोन, मतलब साइक्लिक के लिए पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के उसी पर रिटर्न आ जाएगा तो हम बोलेंगे साइक्लिक। यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों का इनरोलमेंट होता है, लेकिन जो सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कहाँ चला जाता है, फर्स्ट में चला जाता है। इसको हम बोलते हैं जेड स्ट्रीम साइकिल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है 2H+ आयन रिलीज होते हैं, जो कि उधर से इलेक्ट्रॉन आया था और इलेक्ट्रॉन से मिलकर H2 बनाता है जो NADPH2 से ऐसा। फिर यहाँ पे यदि हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क में C3 C4 CAM, C3 C4 और C3 साइकिल को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसको कैल्विन ने मतलब क्लोरेला प्लांट में डिस्कवर किया गया था। किसमें, क्लोरेला। सुनो, इस चैप्टर में जितनी थ्योरी है ना, तो मैं एक लेक्चर लूंगा, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, परसों वाला जो लेक्चर होगा पूरी स्टार्टिंग से थ्योरी समझाऊंगा NCERT की। पूरी PDF रेडी कर लिया हूँ, सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, हम पढ़ते जाएंगे समझाते जाएंगे तो वो आपके लिए थ्योरी हो जाएगी, है ना। अभी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिर्फ साइकिल हैं। एक्चुअल में साइकिल में ही सारी थ्योरी कवर है, फिर भी हम लिखवा देंगे कि तुम लोग बहुत मासूम है, थोड़ी खुद से लिख पाओगे। चलो, फिर C4 साइकिल और CAM साइकिल, इन तीनों को अपन देखते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा C3 साइकिल। समझिएगा, जब आपकी फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी जब ये दोनों हो जाएंगी। सुनिएगा ध्यान से, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक तो पक्का फोटोसिंथेसिस में तो होंगी, लेकिन 3 कैटेगरी में प्लांट को डिवाइड करते हैं, C3 C4 CAM। C3 का एग्जाम्पल, C3 में कौन से प्लांट्स थे, C4 में, CAM में CAM में। अरे यार रिवीजन किया करो ना भाइयों। अभी जब बैठे थे खाली पीली 1 घंटे से एक दूसरे को मुंह देख रहे थे, नहीं कि कॉपी को मुंह देख लें। C3 C4 CAM। सुनो, साइक्लिक मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, मतलब यदि देखो फोटोसिंथेसिस की जब एक प्रोसेस स्टार्ट होगी ना बेटा, तो जब ये एक प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आप मेरा भरोसा मानो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनता है। कितना बनता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक ग्लूकोज बनेगा और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए उसमें साइक्लिक भी होगा, नॉन साइक्लिक भी होगा, या तो C3 होगा, तो ये खत्म C3 प्लांट। यदि C4 प्लांट है तो साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक होगा और C4 होगा, साथ में C3 भी होगा। यदि CAM है तो C साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक होगा, CAM होगा, लेकिन साथ में C3 भी होगा। मतलब C बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैंने पिछले क्लास में बड़ा सा डायग्राम बना के समझाया था, क्लियर। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, जहां पे रिएक्शन कराने के लिए हम फोटोन दे रहे थे। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की वेवलेंथ कितनी थी? 700 नैनोमीटर, है ना, ठीक है। तो ये वाली, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है हमको लगता है, किसी कोई डाउट? अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा C3 साइकिल। क्या स्टार्ट करते हैं? C3 साइकिल हमारी कंप्लीट होती है 3 स्टेप में। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या क्या होता है पहले? तो C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। जो पहली बार C3 साइकिल को डिस्कवर किया गया था तो क्लोरेला एल्गी में केल्विन साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इसका नाम हम दे दिए केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। C3 साइकिल के लिए फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन था? C3 साइकिल के लिए फर्स्ट CO2 वो RUBP। ठीक है, पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा था? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ गए? तो आइए C3 साइकिल में यहाँ पे CO2 को कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। ओए पहले पूरा इधर समझो, है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे यदि अपन बात करें बेटा, तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? देखिए ना, कार्बोक्सिलेशन में CO2 एब्जॉर्ब बाई RUBP। पहला स्टेप कंप्लीट होता है C3 साइकिल का जब RUBP जो प्रोटीन होता है CO2 को एक्सेप्ट करता है। पत्ती में RUBP होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाया स्टोमेटा अपने पास गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड नंबर पे आएगा रिडक्शन। क्या होगा? मजा आएगा। इन्होंने CO2 को ले लिया। क्या ले लिया? CO2। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो आपने CO2 से हाइड्रोजन को जोड़ा तो बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6। जब आप CO2 में हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो सेकंड नंबर पे जैसे आपने CO2 लिया, CO2 लेने के बाद RUBP, जो RUBP में CO2 था, तो उसका मतलब देखो, पहला हो गया हमारा क्या? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में RUBP ने CO2 को लिया, फिर होगा रिडक्शन। रिडक्शन में अब वो हाइड्रोजन को लेगा और CO2 और हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे ग्लूकोज। क्या बना देंगे? लेकिन जब आपने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाया था तो आपको 6 CO2 लेना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो CO2 कितने कार्बन बताइए? कितने कार्बन? एक कार्बन। ग्लूकोज C6H12O6 कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो जाहिर सी बात आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेना पड़ेगा क्योंकि हमको 6 कार्बन चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर होगा बेटा रीजनरेशन। क्या होगा? अच्छा, रीजनरेशन का नॉर्मल सा मतलब पता है होता है क्या होता है? रीजनरेशन मतलब कि कहीं पे चोट लग गई ना, रिकवर हो जाना। जैसे मान लो कि हमारे पास CO2 था, मैंने CO2 किसी को दे दिया तो मेरे पास CO2 की कमी हो गई, फिर से मैं किसी से ले लूं। जो हमारा लॉस हो चुका है ना, उसको रिकवर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। आ जाइए, तो यहाँ पे regeneration of the CO2 accepting molecule RUBP is crucial in this cycle is to continue uninterrupted the regeneration step। मतलब कि यहाँ से सीधी सी मतलब ये है कि जो regeneration होता है तो जो CO2 accept करता है जो molecule RUBP, मजा आएगा भयंकर वाला, समझना। C3 साइकिल में CO2 को एक्सेप्ट किया है RUBP। क्या बोला मैंने? उसको मैंने दिया RUBPH, उनने उसको तोड़ के बना दिया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना दिया? इस तरह में RUBP तो पूरा नष्ट हो जाएगा एक टाइम बाद। लेकिन यदि हमने दोबारा से RUBP बना दी तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो, सही बोला कि नहीं? यही तो है रीजनरेशन, कि हमारा RUBP पहले था, RUBP हमारा पहले खराब हो गया था, लेकिन अपन ने क्या किया, कुछ ऐसा तरीका यूज किया कि हमने फिर से RUBP बना दी। तो RUBP इधर यूज हो रही है, उधर से बन रहा है। कभी RUBP खत्म नहीं होगी, कभी फोटोसिंथेसिस खत्म नहीं होगा। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? रीजनरेशन।
मतलब यूज्ड RUBP को दोबारा से बना देना क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। पक्का पक्का, हेलो अब पढ़ो। रिक्वायर्ड स्टेप है ना 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ RUBP, मतलब दोबारा से RUBP बनाने के लिए हमको 1 ATP खर्च करना पड़ेगा, तो कर दो। तो जो C3 साइकिल होती है आपके NCERT में इतना ही लिखा हुआ है कि 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। बहुत प्यारा है। कार्बोक्सिलेशन में CO2 एक्सेप्ट करता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन लेके ग्लूकोज बनाता है, और रीजनरेशन में जो उसने CO2 ने RUBP यूज करके और आगे का जो प्रोडक्ट बनाया था, तो रीजनरेशन में फिर से RUBP बना लेता है। टफ नहीं है वैसे, बस ये है कि रिवीजन कर लो घर जाके, है ना। आओ चलिए, यहाँ पे पहले हम एक चीज और देखेंगे। ये हमारी जो साइकिल है ना, आप यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलेशन में CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, RUBP। यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे यदि हम बात करें इनसाइड द साइकिल, साइकिल के अंदर CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है बाया RUBP। RUBP के थ्रू यहाँ पे CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बन के बाहर निकलता है। लेता कितना है, बनता कितना है, 1। बात वही हो गई, मैंने अभी इसका फार्मूला लिखा था C6H12O6। यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन, तो हमको यदि ग्लूकोज बनाना है, मतलब कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाना, तो 6 लेना पड़ेगा। इसी प्रोसेस में 18 ATP अंदर जाते हैं, 18 ADP बाहर निकलते हैं। मजा आ गया, ले ATP से ADP बन गया। बहुत भयंकर है, इसको दिमाग लगाना, एकदम तेज वाला दिमाग लगाना बेटा। यहाँ पे मैंने बोला ATP से बाहर निकला ADP। इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो चलो बता दो कैसे हुआ, फिर बड़ी बात नहीं है तो। क्या हुआ यहाँ पे, क्यों, हाँ तो क्यों कम हुआ, बीच में क्या हुआ, ATP यूज हो गया, मतलब एक फॉस्फेट यूज हो गया। यहाँ पे ADP प्लस IP लिखो, मतलब कि जब रीजनरेशन की प्रोसेस हो रही थी ना, तो यहाँ से एक फॉस्फेट यूज हो गया था, तो ट्राई मतलब 3 से कितने बचे, डाई मतलब 2, एक यूज हो गया, मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 18 ATP से 18 ADP और 12 NADPH से 12 NADP। हाइड्रोजन भी तो यूज हुआ था ग्लूकोज बनाने में। तो इतनी चीजें अंदर आती हैं, इतनी चीजें बाहर निकलती हैं। कितनी प्यारी मशीन है। वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड 2, यूजफुल मटेरियल ग्लूकोज लो। ये एक पता है हम लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत भयंकर वाली मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हम लोग इतना अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। यदि ऐसी प्रोसेस ना होती तो अपन लोग अभी यहाँ पे नहीं बैठे होते, यहाँ पे बैठ के बतौले नहीं मार रहे होते। क्यों बेटा। चलिए अब C3 साइकिल हम सीखेंगे। आओ, तो C3 साइकिल के लिए अपने को ये साइकिल याद रखनी है, ये वाली। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर वाले बॉक्स को टारगेट करो, इनको अभी जाने दो। कहाँ में, स्टार्टिंग का लगा लो तुम लोग खुद से। चलिए तो हम बात करेंगे पहले कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में एटमॉस्फेयर से CO2 मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करेगा RUBP। हमारा मतलब कि जैसे RUBP CO2 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पे हमारा बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। 3-फॉस्फोग्लिसरेट या PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे ATP यूज होगा, यहाँ पे ATP यूज होगा, और इसका पहले हुआ था कार्बोक्सिलेशन, अब होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन।
3 फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बनेगा? ट्रायोज फॉस्फेट। मतलब कि यहाँ पे इसका जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन ग्रेन करके 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बनाएगा? ट्रायोज फॉस्फेट। फिर इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए भी एटीपी चाहिए, और जब एटीपी मिल जाएगा तो बन जाएगा राइबोलेज बाइफॉस्फेट, RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। यही तो बनाना था। फिर ये CO2 लेगा, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलाने में कितनी ATP और कितने NADPH2 बनते हैं? बोलो। C3 साइकिल में लास्ट वाले में क्या था? कितने ATP कितने NADPH2? अच्छी थी ना दुर्गा जी? हैं? दिख रहा था, चेहरा तो ढका हुआ था। बोलो। चलो छोड़ो, दिया कहाँ है? तुम बोलो बेटा, सब तो ऐसी है। बोलो। हाँ सही बोल रही हो। 18 ATP 12 NADH2 तो हो गया टोटल 12 3 36 और 18 56 54 है ना। तो ये हमारी हो गई क्या? C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल है ना। C3 को हम कैल्विन बोलते हैं, इतना टफ नहीं है। देखो बहुत प्यार से आप कर सकते हो कि जो हमारा C3 साइकिल होती है, कैल्विन साइकिल होती है, कितने फेजेज में कंप्लीट होती है? 3। बोलिए। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो एटमॉस्फेयर से CO2 अपन एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बोल सकते हो, एक ही बात है। ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड सेम होता है। फिर होता है उसका रिडक्शन। रिडक्शन होता है तो हमारा क्या बन जाता है? ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट में क्या होगा? रिडक्शन होगा। और रिडक्शन में मैंने बताया था, फिर से वो क्या बनाता है? RUBP, राइबोलेज बाइफॉस्फेट। इसी को हम बोलेंगे कैल्विन साइकिल। हमको नहीं लगता टफ है। क्या हुआ? पता है हमारे बुक में कितनी बड़ी दी है? पता है मैं क्यों नहीं सिखाया? मेरे को खुद ही याद नहीं हुई आज तक। जरूरत भी नहीं है, NCERT सफिशिएंट है ना। चलिए अब हम देखेंगे एक बार तुम लोगों को 2 मिनट 2 सेकंड के लिए होमवर्क। फोटो फास्फोरेस्पिरेशन याद करो, अभी पूछूंगा। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी जल्दी से जल्दी याद कर दो फटाफट। देखिए अपन ने C3 साइकिल कंप्लीट, C3 साइकिल अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल में एक्चुअल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ये लीफ है, ये पत्ती है। यदि हम पत्ती की बात करें तो पत्ती में यहाँ पे बहुत सारी वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। और इन वेन्स में कुछ होते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वाटर और फूड के लिए जिम्मेदार होता है। आपने पत्ती को देखा होगा, पत्ती में बहुत सारे ऐसे धागे टाइप के, मतलब वेन्स टाइप की रहती हैं। ठीक है, तो वहां पे रहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्या रहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बंडल शीथ। क्या बोलते हैं? ये गया लगता है ना। इस वाले पार्ट को, इसको आ रही है आवाज? आ रही है? ठीक है प्रकाश, इसको चार्ज लगा दो। अभी लगा ही देना है, काम आएगा। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? देखिए, इस वाले मतलब कि जहां पे जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट होता है वो होता है बंडल शीथ। ठीक है, और जो ग्रीन कलर का पार्ट बचता है इसको बोलेंगे मीजोफिल। क्या बोलेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैसे होता है तो देखो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्लांट है, C4 प्लांट है। C4 प्लांट में देखो जो बाहर वाला रहता है ना, बाहर वाला जो एरिया है, बाहर वाला जो ग्रीन कलर का एरिया होता है, इसको बोलते हैं मीजोफिल।
क्या बोलते हैं, मीजोफिल। उसके बाद जो सेंटर में होता है ना, जहाँ पे मतलब कि वेस्कुलर बंडल्स कंपोज्ड रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कंपोज्ड रहते हैं, उसको बोलते हैं बंडल शीथ। क्या बोलते हैं? और जो हमारा C4 साइकिल होता है, मीजोफिल और बंडल शीथ दो में मिलके कंप्लीट होता है। क्लियर? तो देखो जैसे यहाँ पे और अच्छा समझ में आएगा, तुम लोग देखो ना, ये वाला बाहर वाला एरिया हो गया मीजोफिल। क्या हो गया? मीजोफिल। फिर जाइलम और फ्लोएम मतलब ये वेस्कुलर बंडल हो गया, और अंदर वाला पार्ट हो गया, देखो ये यहाँ से देखो ये रेड कलर की लाइन निकली है ना, ये होता है बंडल शीथ। तो मीजोफिल और बंडल शीथ ये दोनों लोग मिलके C4 साइकिल कंप्लीट करती हैं। क्या कंप्लीट करती हैं? C4 साइकिल। तो C4 साइकिल के लिए अपन ऐसा समझेंगे, देखो यदि हम बात करें C4 साइकिल, तो C4 साइकिल अपना दो में कंप्लीट होगा, बंडल शीथ। C4 साइकिल दो में कंप्लीट होगा, मीजोफिल एंड बंडल शीथ। समझना कैसे होगा? यदि हम मीजोफिल की बात करें तो मीजोफिल क्या होता है, मीजोफिल वाला जो पार्ट होता है तो CO2 एक्सेप्ट करता है, और वहाँ बैग में या कि डोर में देख लो, बैग में कंप्यूटर वाले, वो सॉरी लैपटॉप वाले बैग, अरे नहीं कहाँ पे है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो CO2 था ना बेटा, जो CO2 था, तो CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है बताना एक बार। एटमॉस्फेरिक CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है? C4 साइकिल में PEP कौन एक्सेप्ट करता है? PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक्सेप्ट करता है। और PEP कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? PEPase एंजाइम के प्रेजेंस में ये हमारा क्या बनाता है बताओ? पहला प्रोडक्ट क्या था, जल्दी बोलो, क्या बनाता है? OAA ऑक्सैलिक OAA बनाता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। अब ये बताइए ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड आगे चल के क्या बनाता है? ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड क्या बनाता है? बोलो, मैलिक एसिड। अरे यार क्या बनाता है ना, ये बनाता है मैलिक एसिड। और जो मैलिक एसिड मीजोफिल में था ना, अब वो चला जाता है बंडल शीथ में। अब ये चला गया कहाँ पे? बंडल शीथ में। मैलिक एसिड चला गया बंडल शीथ में। अब ये जो मैलिक एसिड है ना, तो मैलिक एसिड आगे जाके क्या बनाएगा बताइए? क्या बनाएगा? पायरुवेट या पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा? मतलब पायरुविक एसिड बोल सकते हो, पायरुवेट बोल सकते हो। ये बनाएगा, मान लो बनाया इसने पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड होता है तो ये अगेन कहाँ आ गया? मीजोफिल में। क्या बना के? पायरुवेट। और ये पायरुवेट फिर से वो क्या बना देता है? PEP। क्योंकि देखो वही प्रोसेस, यदि PEP यूज हो गया फिर दोबारा बनेगा नहीं तो गड़बड़। और यहाँ पे जो पायरुविक एसिड होता है ना, तो ये इधर साइड से साइड में क्या होता है, मतलब ये यहाँ से लेता है CO2 प्लस RuBP और बनाता है क्या बोलो? PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये हमारा यहाँ पे चलता रहता है C3 साइकिल, RuBP। ये हमारा चलता रहता है C3 साइकिल। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार फिर से देख लो। यदि हम बात करें C4 साइकिल में, तो C4 प्रतीक कहाँ ध्यान है बेटा? C4 साइकिल मीजोफिल और बंडल शीथ, पत्ती का मीजोफिल और बंडल शीथ वाला जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे कंप्लीट होता है क्या अपना? C4 साइकिल। C4 साइकिल में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक CO2 जो होता है PEP से रिएक्शन करके बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा मैलिक एसिड। क्या बनाएगा? ये मैलिक एसिड मीजोफिल से कहाँ जाएगा? बंडल शीथ में। कहाँ जाएगा? ये मैलिक एसिड बना देगा पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड में इधर CO2 और RuBP मतलब ये दोनों रिएक्शन करके इधर C3 साइकिल बना रहे होंगे, और इधर साइड C3 साइकिल में 18 ATP और 12
ये चल रहा होगा, ये तो सिर्फ C3 साइकिल का है। और यही पायरुवेट फिर कहाँ आ गया, ये पायरुविक एसिड कहाँ आ गया, अगेन मीसोफिल में, और ये फिर से क्या बना दिया, PEP, और ये हमारी साइकिल चलती रहती है। यदि मान लो किसी रीजन की वजह से PEP ख़त्म हो गया, इसने फॉस्फोइनोल मतलब जो हमारा पायरुविक एसिड है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, समझो ना, नाम सुनो, पायरुविक एसिड पायरुवेट लगभग तो सेम है ना, इसी से ये बना है। तो यदि ये हमारा दोबारा नहीं बनेगा तो चलो एक बार प्रोसेस हुआ, 2 बार, 50 बार, 100 बार, कभी तो ख़त्म होगा। यदि ख़त्म हो गया तो C4 प्लांट सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे वहाँ RUBP बना था, तो ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, PEP। क्या बनेगा, PEP। तो ये भी बहुत आसान है, C4 भी बहुत आसान, वो सॉरी C3 भी बहुत आसान है। एक बार देखो, फिर जहाँ समझ में ना आए तो पूछो, जल्दी देख लो। तो इसको रिपीट करूँगा, आप लोग इधर देखोगे ध्यान से। C4 साइकिल में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है CO2 को एक्सेप्ट किया, बोलो हाँ, एक्सेप्ट किया, और उस PEP वाले को हमने एक एंजाइम दे दिया PEPase। क्या दे दिया, PEPase, और उसने बना दिया क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बना दिया, इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होके बना दिया क्या, मैलिक एसिड। क्या बना दिया, मैलिक एसिड कहाँ चला गया, बंडल शीथ। कहाँ गया, बंडल शीथ। बंडल शीथ से ये फिर क्या बना दिया, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड अगेन यहाँ पे आया पायरुवेट, और फिर से बन गया PEP, और यहाँ चलने लगी क्या, C3 साइकिल। C3 साइकिल में यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो अब देखो क्या मजे की बात ये है कि जो इसकी एनर्जी है वो तो है ही, प्लस साथ में यहाँ भी तो कुछ एनर्जी बनी। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादा एनर्जी C3 में बनती है कि C4 में, तो आंसर जाएगा C4। क्यों, क्योंकि यहाँ तो कुछ एनर्जी बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में कुछ ये एक्स्ट्रा बना। बोलो C4 में टोटल कितना बनता है एनर्जी, बोलो कितने ATP कितने NADPH2 C4 में, तुम बोलो C4 में टोटल कितनी एनर्जी बन निकलती है, 30 ATP और 12। तो अब देखो यहाँ 18 थे ना, यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा ATP बने, मतलब कि C4 में जो C3 मतलब C4 प्लांट में C3 के कंपेयर में 12 ATP एक्स्ट्रा बनते हैं। और सेम ऐसे कहाँ पे होता है, सेम ऐसे CAM में भी होता है। सेम ऐसे कहाँ होता है, CAM में। CAM में क्या होता है वो देखो, CAM साइकिल ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे CAM। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। CAM में जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है, पहली बार CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है, क्रिस बोलो, पहली बार CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है CAM में, नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े बेटा? अब तुम्हारे घर में शिकायत करो, बहुत दिन हो गया, क्या करते हो एग्जाम? अरे 5 मिनट रिवीजन कर लोगे, कुछ नहीं होता। तुम्हारे बस एग्जाम थोड़ी चलता है, हम लोगों को भी तो होता है, इसका भी तो होता है, पता ना। PEP कौन करेगा, फास्फोइनोल पायरुवेट। हम इसको देंगे एंजाइम, कौन सा एंजाइम देंगे, PEPase। ये एंजाइम देंगे तो क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट क्या बनता है CAM में, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ बनेगा OAA, इसका नाम है क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या बनाएगा, बोलो ना, क्या बनाएगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ ऊपर जाके क्या बनाएगा, मैलिक एसिड, वही पायरुविक एसिड, ये पायरुविक। मैलिक एसिड आगे जाके क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे CO2 RUBP
दोनों मिलके बनाएंगे PgA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये सारा का सारा यहाँ चल रहा होगा C3 साइकिल। क्या चल रहा होगा? C3 साइकिल। पायरुविक एसिड बनाएगा पायरुवेट, फिर से ये अरे सर ये तो सेम हो गया हैं? गेट 1 बाई 1, एक में एक फ्री, म्यूजोफिल बंडल सी डे और नाइट। हेलो, सच में कुछ भी नहीं चेंज नहीं किया। यहाँ पे म्यूजोफिल था, यहाँ बंडल सी था, यहाँ हमने क्या कर दिया? डे कर दिया, यहाँ नाइट कर दिया, हो गया खत्म चैप्टर। और क्या था चैप्टर में जी? दिखाओ एनसीईआरटी। एक वो टॉपिक और था, कीमोऑस्मोसिस वो तो हम बाद में बता देंगे। उसके अलावा बाकी सब होगा। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी पता कब पढ़ाएंगे? जब मैं प्लांट वाटर रिलेशन का की वो ऑस्मोसिस पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोटिक के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। आ जाओ एक बार अपन रफली रिवीजन कर लेते हैं। फिर मत बोलना है, आओ। हाँ देखो, फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में ये वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। यहाँ पे पार्ट था कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाले बीकर में एक मोमबत्ती को जला दिया गया है और एक चूहा रख दिया गया है। मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, चूहे को मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, चूहा मर गया है। लेकिन यदि हम इसी बीकर में प्लांट भी रख दें तो जो यहाँ से धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो प्लांट रिएक्शन करके क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करता जाएगा। तो ये जलने के लिए ऑक्सीजन मिल जाएगी, चूहे को लिए ऑक्सीजन मिल जाएगी, मतलब ये जिंदा रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट हो गया एक। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भयंकर तरीके से सिखा दिया था, सेल बायोलॉजी में भी बता दिया था, यहाँ भी बेसिक बता दिया था। लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और प्रोसेस स्पेक्ट्रम, किसमें प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस कौन सा लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, किसमें ज़्यादा तेज होगी। इसके बाद ये पिगमेंट सिस्टम, लाइट हैवर्सियन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे रिएक्शन सेंटर होता है, फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन में पड़ता है, इलेक्ट्रॉन उचक के जाता है, कैसे करके उचक के। नेक्स्ट नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ये बचा हुआ है कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। जब हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो हम इसको सिखाएंगे, है ना। उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी नहीं दूंगा अभी टेस्ट में। उसके बाद तुम्हारा देखो C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, यहाँ पे C4 साइकिल में, सिर्फ C4 साइकिल में तुम्हारा म्यूजोफिल बंडल सीड, ठीक है ना। ये ऐसे दिया हुआ C4 साइकिल, यहाँ पे म्यूजोफिल वाली कहानी, यहाँ बंडल सीड वाली कहानी है। तो ये डायग्राम भी याद कर सकते हो, जो मैंने सिखाया वो भी याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। मेरे को C4CM सबसे ज़्यादा ईजी लगती है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वो आता है, PEP एक्सेप्ट करता है, ऑक्सैलोस्टिक एसिड बनाता है, वो बनाता है मैलिक एसिड ऊपर चला जाता है बंडल सीड में, बना देता पायरुविक एसिड, उधर साइड में C3 साइकिल चलती है, इधर पायरुवेट आके PEP बना देता, फिर से प्रोसेस कंटिन्यू। उसके बाद हाँ, ये C3 और ये देखो फोटो रेस्पिरेशन, इसमें डायग्राम नहीं बना, मैं बता दिया हूँ। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिस और माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे पूरी तुम लोगों को जो याद है वो हो जाएगा। इसके बाद C4 C3 में डिफरेंस आप लोगों को कर लेने हैं। अब यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें फैक्टर थे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। ठीक है, कल करेंगे। इसके पहले कल क्वेश्चंस पूछूंगा, सब लोग लेक्चर कंप्लीट करके आना, मैं अभी डाल दूंगा। उसके बाद इसकी थ्योरी वाली, कल एक काम करो, कल नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, कल इसका पूरा थ्योरी कवर करेंगे। अपन जल्दी से स्टार्ट कर देंगे कल, और कल इसकी पूरी थ्योरी कवर करेंगे। परसों तुम लोग नोट्स बना लेना, परसों हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।